ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आज इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात हम कर रहे हैं राज्यसभा सदस्य और तृणमूल कांग्रेस के उत्तर और पूर्वोत्तर भारत के प्रभारी कंवरदीप सिंह बावा यानी केडी सिंह से। सिंह साहब, आपसे एक और सवाल। 32 साल आपने एंटरप्रेन्योरशिप की है, मशक्कत की है, एक बड़ी एम्पायर आपने खड़ी की है, काफ़ी बड़ी एम्पायर। अचानक राजनीति की ओर रुख क्यों किया आपने? मैं किसी राजमहल में पैदा नहीं हुआ, एक छोटे से परिवार में पैदा हुआ, ना गरीब ना अमीर, लेकिन अगर अमीर तो बहुत दूर, एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। मैं उन स्कूलों में पढ़ा हूँ जिन स्कूलों में बेंच नहीं होते थे। 5वीं कक्षा तक मेरी फीस 3 नया पैसा थी। ABCD अल्फ़ाबेट 6 स्टैंडर्ड में 6ठी क्लास में पढ़े। मैं मिट्टी से पैदा हुआ। मैंने महंगी पढ़ाई की है, मेरी फीस 10 पैसे हुआ करती आप थी। अच्छे बड़े किसी कस्बे में पैदा हुए होंगे। मैं बहुत छोटे कस्बे में पैदा हुआ था। वहाँ एक सरकारी स्कूल था, प्राइवेट स्कूल के नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो उस सरकारी स्कूल में जब मैं पढ़ के बड़ा हुआ तो मेरा ये कहना है, मैं मिट्टी से पैदा हुआ आदमी हूँ, मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मिट्टी से उठा हुआ आदमी हूँ। जब मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू की पढ़ाई ख़त्म करके, जब मैंने व्यापार जगत में आने की सोची, मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने अपनी ज़िंदगी 20,000 रुपये का बैंक से लोन लेकर शुरू की 1981 में। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र इतना सुहावना के अलावा इतना कुछ सीखा मैंने। उस सीखने के साथ साथ जब मैं इस जगह पे पहुँचा, इस मुकाम पे पहुँचा, तो मुझे ये एहसास होना शुरू हुआ कि मुझ जैसे नाचीज़ को अगर भगवान ने कुछ दिया है, इसके पीछे कुछ मकसद होगा। क्या मकसद सिर्फ यही है कि आज मेरे पास प्राइवेट जहाज़ है, दुनिया की हर अच्छी कार है और खाने पीने को, रहने को बहुत कुछ है, तो क्या यही मकसद है ज़िंदगी पाने का? मैं आज भी वो अपना पास्ट नहीं भूला, मिट्टी से जुड़ा हुआ वो स्कूल नहीं भूला जहाँ बरसात होती थी तो छुट्टी हो जाती थी, मैं नहीं भूला। मेरा ये मानना है अपना पिछला। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं, ऐसा लग रहा है। उस समय वही थे, छोटे कस्बों में ये जो गवर्नमेंट स्कूल होते थे इसी किस्म के होते थे। अब वो समय, मेरे दिल ने ये आवाज़ दी कि वो समय आ गया जब मुझे कुछ वापस सोसाइटी को वापस देना है। मेरे जैसा आदमी राजनीति में क्यों आएगा? मैं राजनीति में पैसा कमाने नहीं आया। पैसा तो आपके पास बहुत है, भगवान का दिया पहले बहुत कुछ है। राजनीति में कोई भी इंसान अगर पैसा कमाएगा तो बेईमानी से कमाएगा, ईमानदारी से तो नहीं कमा सकते। तो अगर मुझे पैसा ही कमाना है तो जिस जगह मैं 32 साल से कमा रहा हूँ, समझ चुका हूँ, जान चुका हूँ, तो फिर मुझे यही करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई ये सोचे कि मैं राजनीति में पावर के लिए आया हूँ तो भी गलत है। उन दोस्तों को मैं ये बताना चाहूँगा कि राजनीति में आके मेरी पावर बढ़ी नहीं, कम हो गई। जब मैं बिजनेस जगत में था तो हर पार्टी में मेरे दोस्त थे। अब तो मैं एक ही पार्टी से आइडेंटिफाइड हुआ, बाकी तो मेरे विरोधी दल हो गए। तब मेरा कोई विरोधी नहीं था, किसी के पास किसी भी काम के लिए जा सकता था, तो पावर के लिए भी नहीं। मैं दिल से कुछ काम करना चाहता हूँ, इसीलिए शायद ममता दीदी ने मुझे चुना यहाँ का ये काम दे के, ये कार्यभार संभाल के, क्योंकि उनको ये पता, देखिए कंपैरिजन, वो जिन्होंने पैसे को कभी देखा ही नहीं, पैसे को कभी चाहा ही नहीं, उन्होंने मुझे चुना क्योंकि एक ऐसा इंसान जो जीरो से सारा कुछ देख चुका, जिसको पैसे की लालच या लालसा खत्म हो चुकी, जो एक पर जीरो ही जीरो लगाता जा रहा है, खत्म हो चुका। अब पूरा मैं हर अपनी बिजनेस के हर पोजीशन से रिजाइन कर चुका हूँ। आई एम द चेयरमैन एमिरेटस। आई हैव रिजाइंड, कोई किसी पोजीशन पे नहीं हूँ। पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो प्रोफेशनलाइज कर चुका हूँ, प्रोफेशनल्स के हवाले कर चुका हूँ। 2 मेरे बच्चे हैं, एक 23 साल का बेटा है, एक 21 साल का बेटा है, कमन और करण। तो देखिए फिर करण फिर करनाल से, और करनाल में मेरा खैर ससुराल है, मैं खुद पंचकुला का रहने वाला हूँ। अब वो समय आ गया है जब मैं दिल से कुछ कर सकूं जहां मेरे को कोई, अब आप बताइए, मेरे जैसा आदमी अगर कुर्सी पे बैठेगा तो क्या कोई पैसा देके मुझसे CLU करा लेगा? बिल्कुल नहीं करवा पाएगा। ये जो CLU की सरकार बन चुकी है, या हर चीज बिकाऊ बन चुकी है, या बिकाऊ थी या बिकाऊ है, क्या मुझसे कोई निर्णय पैसे के बल पे करा लेगा? नहीं, क्योंकि मुझे अगर पैसा ही कमाना है तो मैं यहाँ अच्छा हूँ भाई। तो अगर पैसा मुझे इन्फ्लुएंस नहीं करेगा तो मैं अपने दिमाग से वही काम करूँगा जो ठीक लगेगा, और दिया हुआ भगवान का दिमाग है, तभी शायद भगवान ने ये कुछ दिया है। वही कारण है कि जो बेलगाम ब्यूरोक्रेसी है, इसको मैं लगाम लगा सकूंगा। हरियाणा में जब अगला चुनाव होगा तो 4 पार्टियां मैदान में उतरेंगी। एक गठबंधन है, 3 पार्टियां हैं, यानी कांग्रेस, INLD, तृणमूल, और एक गठबंधन भाजपा और बीजेपी का। असली मुकाबला आप किस किस पार्टी में मानते हैं? देखिए, पहले तो मैं भाजपा का आपको गठबंधन बता दूं, वो गठबंधन नहीं, वो लठबंधन है।
इनका लठ बजेगा, बहुत जल्दी बजेगा, तो वो गठबंधन तो है ही नहीं। वो लठबंधन है, वो मेरे हिसाब से वो कोई गिनती में है ही नहीं। रही बात कांग्रेस की और INLD की, इनेलो की, मेरा ये मानना है कि लोग दोनों को देख चुके हैं। कांग्रेस से तो पूरा देश ही दुखी है। रही बात इनेलो की, वो अपनी पुरानी दवा को किसी भी नई बोतल में डाल कर देने की कोशिश करें। मेरा ये मानना है कि पब्लिक सियानी हो चुकी है, वो इतनी सियानी हो चुकी है, वो दवा को पहचानती है। आप बोतल जो मर्जी बदल लो, जिस मर्जी बोतल में वो दवा देने की, दारू देने की कोशिश करो, वो पहचान चुके हैं। तो वो सरकार, इनको कौन नहीं जानता इनेलो ने क्या क्या किया इस सरकार में, क्या हो जब वो सत्ता में रहे, प्रदेश का क्या हाल हुआ। आज जब वो लोग कहते हैं हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो ये करेंगे, तो मैं जाके पूछता हूँ लोगों को, भाई जब ये सत्ता में थे तब क्या किया? कंडेला में गोलियां चलाई, महम पे गोलियां चलाई। आप सबको मालूम है इस सरकार का नाम क्या था और लोग किस दहशत में, किस भय में जीते थे। तो आपका क्या नारा होगा कि इनको परखा बार बार, हमें परखो एक बार? हमें परखो एक बार, माँ माटी मानुष पे एक बार यकीन करके देखो, और जिसको भी कुछ देखना हो वेस्ट बंगाल में हम क्या कर रहे हैं वो आके देखिए। हुड्डा सरकार अक्सर विकास की बात करती है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस पे मेरा ये कहना है कि विकास तो हुआ, लेकिन कुछ इलाकों का हुआ। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि 46 साल हो गए उस प्रदेश को बने हुए, लेकिन यहाँ से जो भी मुख्यमंत्री रहा वो इलाकावाद, जातिवाद और परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पाया। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे विकास नाम पे कुछ हुआ ही नहीं। जो कुछ हुआ बड़ा असामान्य ऐसा हुआ, बहुत असमान विकास हुआ। तो उत्तरी हरियाणा में बिल्कुल विकास नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। दक्षिण हरियाणा के लोग कहते हैं कि वहाँ विकास नहीं हुआ। सच है, वो भी सच है, वो भी सच है। तो इसका मतलब कहीं विकास नहीं हुआ? नहीं। कहाँ का? मैंने शुरुआत में कहा इस सवाल के कि जो भी हुआ वो इलाकावाद, जातिवाद और परिवारवाद के बाद बाहर ही कोई भी मुख्यमंत्री निकल ही नहीं पाया। हिसार में हुआ, सिरसा में हुआ और रोहतक में हुआ। इसके बाहर विकास नाम का कुछ हुआ ही नहीं। अब उत्तरी हरियाणा क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है तो उसकी बात लोगों को ज्यादा दिखती है, ज्यादा चुभती है। हमारा ये कहना है कि हमारी यदि सरकार बनी तो एक समान विकास होगा, और जिन क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ, वो दक्षिणी हरियाणा हो या उत्तरी हरियाणा हो, उनका विकास ब्याज समेत वापस करेंगे। युवकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवकों के लिए मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अपनी जो ताकत है, अपनी जो शक्ति है, उसको गलत रास्ते मत लगाओ। मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ क्योंकि उनके लिए कोई सोच नहीं रहा, उनके लिए कोई विचार नहीं कर रहा। इस करके वो जो शक्ति है वो अपराध की तरफ जा रही है। मेरा उनसे यही कहना है कि अपनी शक्ति को बचाओ और किसी रचनात्मक तरीके, किसी रचनात्मक रास्ते पे लगाओ। हम आपका ख्याल रखेंगे। सत्ता दूर है, लेकिन मैं उसके पहले ही कुछ ना कुछ इस तरह के हम प्लान बना रहे हैं कि हम कुछ युवा के लिए कर सके, ताकि युवक शक्ति है बर्बादी की तरफ ना जाए। केडी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए, खरी खरी प्रोग्राम में आए। शुक्रिया आपका, जो आपने मेरी आवाज़ बाकी पूरी हरियाणा की जनता तक पहुंचाई। थैंक यू। आज खरी खरी प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले हफ्ते एक और शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।